स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी 1 ईयर वाली ट्रेड है, जैसे 1 वर्ष की आईटीआई होती है, कोपा ट्रेड हो गया या अन्य आईटीआई, तो वहां पर भी आपकी ये जो वीडियोज हैं आपके काम की होने वाली है। क्लासेज आपके लिए भी यूजफुल है। तो फर्स्ट ईयर टू ईयर वाली जो है आईटीआई उनके लिए भी और 1 ईयर वाले बच्चों के लिए भी ये सही रहेगा। और जो क्लास है आज क्लास नंबर है 8। इसके पहले हम लोगों ने 1 to 7 क्लासेज ऑलरेडी कर लिया है और इसमें 2 चैप्टर जो है कवर कर लिया है। 1 to 7 क्लासेज में हमने एक कस्टमर सर्विस के नाम से चैप्टर था, मैं बताते चल रहा हूँ जिससे आपको क्लियर है। कस्टमर सर्विस या कस्टमर इंटरेक्शंस कह लीजिए, और जिसको आप ग्राहक सेवा भी कह सकते हैं। और दूसरा जो था वो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको आप उद्यमिता कहते हैं। तो ये 2 लेसन के जो है ऑलरेडी कवर हो गए हैं 1 to 7 में। अब हम जो आगे कर रहे हैं 8, 9, 10, तो इनमें हम कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में कौन सा चैप्टर, डिजिटल स्किल, या जिसको पहले बोला जा रहा था आईटी। आईटी में क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है, कंप्यूटर इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सबसे आसान आप कह सकते हैं कि लेसन यही होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आप जो पीडीएफ वगैरह है ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। और ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी आप बेहतर तैयारी के लिए डाउनलोड करके यहाँ पर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का भी कोर्स अवेलेबल है, जो मैंने खुद चैप्टर वाइज बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, समझाया है, एक एक टॉपिक क्लियर करने की कोशिश किया हूं मैं। तो आप उसको भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कंप्लीट पढ़ना टॉपिक वाइज, तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन आपको काफी बेसिक लगेंगे। कुछ बच्चों को तो ऐसा भी मैंने देखा है कमेंट करते हुए कि सर ऐसे सवाल आते हैं क्या। ये सवाल आपके इसी प्रकार के होते हैं। आईटीआई में बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, बेसिक से होते हैं, लेकिन बेसिक में भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं कर पाते। फिलहाल ये बहुत आसान सा सवाल है। इस यहाँ पर ब्लैंक है, आपको बताना है इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, तो इस पर हम ज्यादा समय नहीं खराब करने वाले हैं। जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को ही कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लायक होगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी नॉर्मल हम लोग करते हुए चलेंगे। सेकेंड है, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है। allows the user to input letter, number and other symbols into a computer। कह रहे हैं कि ये कंप्यूटर है और ये यूजर है, मान लेते हैं हम आप जो भी हैं। अब इतना स्मार्ट जो है वो है, ठीक है, मैं तो इतना स्मार्ट हूं नहीं, कोई भी है। और ये हमारा हो गया, इसके साथ हमारे पास क्या होती है, कीबोर्ड हो गया हमारा, और ये मॉनिटर हो गया, इसके साथ सीपीयू है अटैच कर दिया हमने, माउस भी हो गया इस तरह से, ठीक है, ये मॉनिटर है, डिस्प्ले हो गया। तो ये कह रहे हैं कि उपयोगकर्ता, मतलब ये भाई साहब उपयोगकर्ता हो गए, को कंप्यूटर में अक्षर, संख्या व अन्य प्रतीकों को इनपुट करने की अनुमति देता। देखिए ऐसी चीजें जो कंप्यूटर के अंदर हम भेजते हैं वो इनपुट वाली बात हो जाती है। इसके अंदर जा रही है तो इनपुट, कंप्यूटर से बाहर निकल रहा है तो आउटपुट। तो भेजने की बात हो रही है क्या, 1 2 3 4 ABCD @ हैशटैग, ये सब चीजें हमें टाइप करना है कंप्यूटर के अंदर। तो कैसे करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, यहां से कीबोर्ड, इसका आंसर तो ये होगा। अब देखिए वो डिवाइसेस जिनके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के अंदर चीजें भेजते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, और जिनकी माध्यम से, जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर की चीजें बाहर निकालते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। कुछ एग्जांपल दे दूं मैं आपको। जैसे अगर आप माइक से बोल रहे हैं, मैं इस माइक से बोल रहा हूं, यहाँ पर लगी हुई है, तो ये माइक जो है लैपटॉप के अंदर मेरी आवाज जा रही है, ठीक है, मेरी आवाज लैपटॉप के अंदर जा रही है। तो ये एक इनपुट डिवाइस हो गई, क्योंकि मेरी जो साउंड है इस साउंड को वो लैपटॉप के अंदर भेजा। अब उस लैपटॉप से वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पर। अब उसी आवाज को आप अपने मोबाइल में सुन रहे हैं, लेकिन मोबाइल के किस हिस्से से आ रही है आपको आवाज, वो कहां से आ रही है, स्पीकर से आ रही है। तो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। मान लेते हैं आप लैपटॉप पर देख रहे हैं वीडियो, कंप्यूटर पर देख रहे हैं, तो उसके जो स्पीकर से आवाज बाहर आ रही है ना, यानी कंप्यूटर के अंदर जो आवाज है वो बाहर आ रही है स्पीकर से, तो ये आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के अंदर कोई फोटो है, उसको हम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। प्रिंट आउट कैसे ले रहे हैं, प्रिंटर के माध्यम से ले रहे हैं, तो प्रिंटर क्या हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइस हो गई। इसी प्रकार से इनपुट के लिए अगर हम माउस में हम चाहते हैं कि फोल्डर ओपन हो जाए, उसके ऊपर डबल क्लिक करना चाह रहे हैं, तो ऐसे उसके ऊपर ऐसे नहीं कर देंगे,
हमें किसी डिवाइस की मदद लगेगी, वो क्या होता है, माउस होता है। माउस क्या करता है, जो हमारे निर्देश है, हम चाहते हैं कि ये चीज प्ले हो जाए, ये रुक जाए, हमारा निर्देश कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है, यानी जो बाहर का हमारा निर्देश है उसको कंप्यूटर के अंदर भेज रहा है। इसलिए माउस भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस हो जाती है। कीबोर्ड भी बाहर के अक्षरों को अंदर टाइप कर रहा है, तो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन इसलिए कर दिया क्योंकि आगे इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर बी है कि जो बाहर की मैटर्स हैं, ये हम लोग अक्षर और संख्या वगैरह टाइप करना चाहते हैं तो कीबोर्ड की सहायता से हम लोग टाइप करते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। अभी हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस इसके पहले डिस्कस कर लिया। कुछ लोगों को लगा हो कि सवाल तो रिलेट नहीं करता, क्यों डिस्कस करें, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा था कि मुझे पता है कि आगे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। चलिए, तो अब यहां पर देखिए मॉनिटर क्या करता है। मॉनिटर मतलब ये जो डिस्प्ले होता है, ठीक है, ये डिस्प्ले है, यहां पर एक वीडियो चल रही है, एक मूवी चल रही है, ठीक है, एक मूवी चल रही है। अब वो मूवी कहाँ है, एक पेन ड्राइव में है, पेन ड्राइव में है। पेन ड्राइव कहाँ लगा है, सीपीयू में लगा है, सीपीयू कंप्यूटर कनेक्ट है। तो इस मूवी जो है पेन ड्राइव यानी एक स्टोरेज में या हार्ड डिस्क के अंदर है, उसको बाहर दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है, डिस्प्ले, मॉनिटर। तो मॉनिटर हमारा क्या हो गया, मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि अंदर जो सीपीयू के अंदर का मटेरियल है बाहर हमें प्रदर्शित कर रहा, दिखा रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा आउटपुट नहीं है, मॉनिटर तो हमारा आउटपुट हो गया, इसलिए तो नहीं सही होगा। स्पीकर क्या कर रहा है, अंदर की मूवी की जो आवाज है, जो सीपीयू के अंदर आवाज है हार्ड डिस्क में, उसको बाहर दिखा रहा है, ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया। जबकि क्वेश्चन पूछ रहा है आउटपुट कौन सा नहीं है। प्रोजेक्टर क्या करता है, अब जो चीज हम छोटे डिस्प्ले पर देख रहे हैं उसी को हम बड़े डिस्प्ले पर देखना चाहते हैं, तो सीपीयू से प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर देते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि सीपीयू के जो भी क्लासेस है, वीडियोज है, पिक्चर्स हैं, वो दीवार पर या किसी जो भी वो स्पेस होगा पर्टिकुलर, उस पर बड़े साइज में दिखाई देगा। ये काम प्रोजेक्टर का है। ये भी क्या कर रहा है, अंदर चीज बाहर कर रहा है, तो ऐसे में ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया। अब देखते हैं लास्ट वाला, माउस। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो आपके निर्देश है, आपका निर्देश है कि वीडियो प्ले हो, क्लिक करना चाह रहे हैं, पॉज करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, फाइल रीनेम करना चाह रहे हैं, तो आप माउस की मदद लेते हैं, लेफ्ट राइट क्लिक करते हैं, ऑप्शंस आते हैं आपको, यानी आपके जो निर्देश है कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम कर रहा है, कौन, माउस। तो माउस ऐसे में क्या हो गया, माउस हो गया इनपुट डिवाइस, ठीक है, क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। जबकि ये तीनों क्या थे, ये तीनों आउटपुट डिवाइस थे। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसीलिए ये आउटपुट डिवाइस नहीं हुआ। तो ये आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही बेसिक से सवाल हैं, आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इन अ कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन एंड टेक्स ऑल द डिसीजन। कह रहे कंप्यूटर के अंदर कौन है, ये खाली जगह है, यहाँ पर हमें बताना है कि कंप्यूटर के अंदर ऐसे कौन भाई साहब हैं जो क्या करते हैं, सभी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, परसेंटेज निकालना, इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो गणना कहलाएगी। प्लस निर्णय लेना, यानी कंट्रोलिंग भी कर रहे हैं, डिसीजन भी लेता है। कंट्रोल करना और डिसीजन लेना, कंप्यूटर का ऐसा कौन सा भाग है जो इस काम को करता है। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि इसके पहले की क्लासेज आप देखना चाहो, जैसे पार्ट 1, 2, 3 अगर आप देखना चाहो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो कैसे चेक करते हैं वो भी मैं बता देता हूं। उसके अलावा प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सिंपल है, यूट्यूब पर ग्लोबल ITI को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब करके घंटी वगैरह प्रेस कर लीजिए अगर आपको जुड़े रहना है। उसके बाद बात करें, प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, एम्प्लॉयबिलिटी सेकंड ईयर यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपको अपना फर्स्ट ईयर भी चेक कर लेना है, एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए नीचे की तरफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर, व्यू फुल प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ देखेंगे आपको 7, 6, 5 और इस प्रकार से ITI एग्जाम 2023 टारगेट लिखा हुआ। हालांकि ये मैटर नहीं करता जब तक सिलेबस सेम रहती है, एग्जाम मैटर नहीं करता, फिर भी आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो इस वजह से मैंने आप थंबनेल लिखा है यहाँ पर 1, 2, 3, इस तरह से आप इन चीजों को चेक कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन अगर चेक करना है तो कोई भी वीडियो है उसको प्ले कर रहे हैं, जैसे आप यही वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो के नीचे उस वीडियो को पॉज करिए, कैसे भी नीचे की तरफ देखेंगे ये चीजें लिखी रहती हैं। जैसे यहाँ पर शो मोड पर क्लिक करिए, देखिए क्या क्या है यहाँ पर, मोबाइल ऐप का लिंक है, एम्प्लॉयबिलिटी की सभी पार्ट्स अगर देखना है, पूरी प्लेलिस्ट का शॉर्टकट है, वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर के यहाँ पर है। उसके अलावा ग्लोबल ITI वेबसाइट का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, ट्विटर का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है,
ये चीजें आपकी काम की होती हैं। तो इनको भी कैसे चेक कर सकते हैं, वीडियो के नीचे जो यहाँ पर सब चीजें लिखी होती हैं वहीं पर आपको व्यू मोर करना होता है। चलिए थोड़ा सा मैंने जानकारी दे दिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कौन ऐसा है जो गणनाएं करता है और डिसीजन लेता है, कैलकुलेशन करता है और डिसीजन लेता है कंप्यूटर के अंदर। तो देखिए मॉनिटर भाई साहब क्या कर रहे थे, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस था जो अंदर की चीजों को क्या कर रहा था, बाहर प्रदर्शित कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अंदर चीज बाहर दिखा रहा था। माउस क्या था, हमारी चीजों को अंदर भेज रहा था, हमारी भावनाओं, हमारे निर्देशों को, तो इसलिए एक इनपुट डिवाइस था। हार्ड डिस्क क्या होती है, एक मेमोरी होती है। ये क्या होती है, मेमोरी होती है जो कि हमारी फाइल वगैरह को अपने अंदर परमानेंट सेव रखती है। क्या करती है, फाइल्स को अपने अंदर सेव रखती है, वीडियो फाइल पिक्चर कुछ भी सेव कर सकती है। ठीक है, अब आता है सीपीयू। सीपीयू ही आपका होता है मेन, जिसको ब्रेन भी कहा जाता है, और यही सब कुछ करता है। कैसे करता है मैं आपको बता दूं, आंसर तो ये है लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सीपीयू के मेन दो चीजें हैं देखा जाए तो, इसमें होता है एएलयू होता है और दूसरा होता है सीयू। एएलयू को करते हैं हम लोग अर्थमेटिक एंड लॉजिक, या लॉजिकल लिखा रहता है, लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और सीयू होता है आपका कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ये जो एएलयू है ये भाग कैलकुलेशन करता है और ये कंट्रोल करता है ओवरऑल प्रोसेसिंग को। ठीक है, तो ये सीपीयू के अंदर होते हैं, या सीपीयू के मेन भाग यही है, ये दोनों कह लीजिए। तो ऐसे में जो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो है सीपीयू के अंदर के ये जो हिस्से हैं यही करते हैं कैलकुलेशन और कंट्रोल। और सवाल यही पूछ रहा है कौन कैलकुलेशन करता है, परफॉर्म करता है, उन चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which key of the keyboard allow you to move to the beginning of next line? कह रहा है कि हम अगर MS वर्ड है, मान लेते हैं MS वर्ड में हम कुछ टाइप कर रहे हैं, इस तरह से हमारे सामने वर्ड खुल गया, हम टाइप कर रहे हैं ABCD, इस तरह से हमने ABCD गो टू, इस तरह से हम टाइप कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने गो टू स्कूल इस तरह से किया और हमारा सेंटेंस यहाँ हो गया, हम इसको फुल स्टॉप लगा। अब हम चाहते हैं कि अगली लाइन नीचे से शुरू करें, क्योंकि हम जब आगे टाइप करेंगे तो अक्षर यहीं से टाइप होने लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं नीचे शुरुआत से टाइप हो, यानी यहाँ से शुरू हो। ठीक है, यहाँ से हम चाहते हैं शुरू हो अगला सेंटेंस, अगली लाइन में हम जाना चाहते हैं, यानी एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, लेकिन हम डायरेक्ट चाहते हैं कि अगली लाइन में आ जाए, मतलब पहली दूसरी नहीं तीसरी लाइन में आए और उसके भी शुरुआत में आए, स्टार्टिंग जहां से हो रही है। यहां पर अगर हम आना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कीबोर्ड में एंटर दबा देते हैं, एंटर बटन दबाते हैं, यहां से डायरेक्ट हम क्या, तो ये कर्सर हमारा तुरंत यहाँ मूव होकर यहाँ आके ब्लिंक करने लगता है। यहाँ ब्लिंक होने का मतलब कि अब हमारी टाइपिंग यहाँ से शुरू होने वाली है। तो यही पूछ रहा है कि कीबोर्ड में ऐसी कौन सी बटन होती है जो आपको अगली लाइन की शुरुआत में ले जाने की अनुमति देता है या आपको ले जाता है, तो वो होती है बटन हमारी कौन सी, एंटर बटन होती है। आंसर ए सही है। और बाकी ये तो न्यूमेरिक है, जो 1 2 3 4 5 उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कैप्स लॉक इस्तेमाल किया जाता है, हम अगर लेटर कैपिटल में लिखना चाहते हैं कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं तो जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल हो जाते हैं इस तरह से, और अगर हम कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं और कीबोर्ड टाइप करते हैं तो इस तरह से स्मॉल लेटर लिखता है, तो ये उसके लिए हो जाता है। स्पेस की अगर हम एक अक्षर हमने लिखा, जैसे अभय कुमार लिखना है तो एक ही में लिखेंगे तो सही नहीं होगा ना, अभय के बाद हमें एक स्पेस चाहिए, फिर कुमार लिखना है तो जो हमें स्पेस चाहिए हम कीबोर्ड में स्पेस वाली बटन जो है प्रेस करते हैं तो स्पेस आ जाता है। तो ये चीजें मैं आपको इतना इसलिए बता दे रहा हूँ कि पर्टिकुलर मैं लगातार सभी वीडियोज आज से नहीं पिछले 1-2 वर्षों से कह रहा हूँ कि रटिए नहीं समझिए, तो इसीलिए इन चीजों को समझाते हुए चलता हूँ कि मान लेता हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इससे रिलेटेड इन बिंदुओं पर क्वेश्चन आ गया तो भी आप कर ले जाओ। ठीक है, तो बस यही कोशिश है हमारी। तो यहां पर आंसर आपका ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, हर चीज को स्टार्ट होना पड़ता है, अब कार हो बाइक हो, ठीक है, सब स्टार्ट होते हैं। तो स्टार्ट होने में सब लोगों को एक समय लगता है, ऐसा तो नहीं है कि अब इवन आप जब स्टार्ट होते हैं, ठीक है, क्या होता है स्टार्ट होने का मतलब अगर आप सो रहे हैं जगते हैं तो आपको भी थोड़ा सा समय लगता है। ऐसा नहीं है जितना एक्टिव आप इस समय हैं, क्या जगते ही तुरंत उतना ही एक्टिव आप जगते हैं, जैसे आपने ऐसे आंख खुला और उतने ही एक्टिव हैं? नहीं, आप थोड़ा बहुत हल्की सी नींद में होते हैं, बाहर आते हैं, थोड़ा बहुत अंगड़ाई लेते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे, ठीक है, तो अंगड़ाई लेते हैं, फिर हम अपने को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, मूड होते हैं, तो फिर जाके फुल एनर्जी के साथ आ पाते हैं। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर जब बंद रहता है, जब वो स्टार्ट होता है, बंद होने के बाद जब चालू होता है वो, तो चालू होते ही एकदम तुरंत नहीं कि तुरंत खुल गया, फोल्डर खुल गया, वीडियोस दिख रहे, नहीं,
वो खुद को रिबूट करता है, मतलब अपने आप को जगाने की कोशिश करता है। उस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है, 10, 20, 30 सेकंड का समय लगता है। वो समय डिपेंड करता है। अब आजकल के जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जिसमें SSD हार्ड डिस्क लगी हुई है, वो काफी फास्ट है। मुझे लग रहा है 10 सेकंड का भी समय नहीं ले रहे। अब जब थोड़े पुराने वाली हार्ड डिस्क पे चले जाएंगे आप, तो वो थोड़ा समय लगते हैं, 30-40 सेकंड तक चलते हैं। फिर ऐसे विंडोज लिख के ऐसे हिलता रहेगा या घूमता रहेगा, टिंग 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 इस तरह से करता रहता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद आपका डेस्कटॉप खुलता है। तो ये जो समय होता है, ये जो जिस दौरान वो कंप्यूटर अपने को जगा रहा होता है, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं बूटिंग। यानी कंप्यूटर को जो स्टार्ट होने वाला जो प्रोसेस है, कंप्यूटर को शुरू करना, या जो सब शुरू में जब भी मतलब कंप्यूटर बंद हालात में है उसको चालू कर रहे हैं, तो चालू होने के दौरान जो प्रक्रिया हो रही है उसी को हम कहते हैं बूटिंग। ठीक है। और बूटिंग ना केवल कंप्यूटर में है, आजकल आपके मोबाइल फोन में भी ये सेम कॉन्सेप्ट हो गया है, क्योंकि आपके मोबाइल में भी रैम लग रही है, हार्ड डिस्क है, जिसको इंटरनल मेमोरी आप कहते हैं, वो हार्ड डिस्क है मोबाइल की। तो मोबाइल को भी आप जब स्विच ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं तो देखते हैं वो थोड़ा समय लगता है। रियलमी फिर वगैरह इस तरह से, या एंड्रॉयड लिखा हुआ आता है, फिर थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे फिर स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है तुरंत ऑन किया, जैसे लाइट आपने स्विच ऑन किया और विद इन अ सेकेंड आपकी लाइट तुरंत जल जाती है, लेकिन कंप्यूटर उस प्रकार से नहीं है। तो ये चीज है, उसको कहते हैं बूटिंग, इस प्रोसेस को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस फॉर कनेक्टिंग फोन टू कंप्यूटर। कह रहे हैं कि एक मोबाइल फोन है, क्या है, एक मोबाइल फोन है और एक कंप्यूटर है, इनको आपस में एक दूसरे से जोड़ना है। यहां पर लिखा हुआ है जोड़ना है, और उसमें क्या करेंगे, कह रहे हैं कि कंप्यूटर पर पहला ABC, ये 3 चीजें हैं, इनको सही से सीरियल वाइज करना है। कंप्यूटर पर फोन फोल्डर का पता लगाएं और फाइलें कॉपी करें। कह रहे हैं कि कंप्यूटर में जाइए, फोल्डर ओपन करिए मोबाइल वाला, जो भी उसमें से कॉपी करना है आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कंप्यूटर और मोबाइल दोनों को ऑन करिए। और तीसरा कह रहे हैं USB केबल लगाइए, अपने फोन और कंप्यूटर को कनेक्ट करिए। तो सिंपल सा है, अगर हम अपने फोन की वीडियोज फोटोज को कंप्यूटर के अंदर डालना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मोबाइल फोन और कंप्यूटर दोनों ऑन होने चाहिए। उसके बाद दूसरा होगा हम केबल के थ्रू दोनों को कनेक्ट करेंगे, और तीसरा प्रोसेस होगा कंप्यूटर के अंदर जाएंगे और मोबाइल का जो फोल्डर है उसको ओपन करेंगे, जहां फोटो होगी उसको कॉपी करके अपने कंप्यूटर में पेस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए हमारा कि दोनों डिवाइस जो है वो क्या होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए, यानी बी क्या हो जा, पहले नंबर पे आ गए। उसके बाद दूसरे नंबर पर होगा हमारा केबल के थ्रू दोनों को कनेक्ट करेंगे, यानी बी के बाद क्या होगा, सी होगा। तीसरे नंबर पर होगा कि हम फोन के अंदर जो फोल्डर है उसमें से अपने काम की चीज उसको कॉपी करके कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो इस प्रकार से BCA, इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, BCA। तो यहां पर आप देख लीजिए डी वाला आंसर आपका सही है, ये क्रम सही होगा BCA। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, डी आपका सही होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप लोग ये काम तो नॉर्मल है, सब लोग यूज करते होंगे। चलिए 8 में यहां पर मिस कर गया, 7 के बाद 9 आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम हैव एन स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड। देखिए कंप्यूटर की बहुत ही बेसिक सी चीज है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है ना वो क्या होती है, बाइनरी होती है। तो यहाँ पर आपको डाउट की ऐसी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज पूछ रहा है आपकी कौन सी हो जाएगी, बाइनरी हो जाएगी। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी जो लैंग्वेज होती है इसमें भाषा में ढेर सारे, जैसे हमारी भाषाओं में ढेर सारे हिंदी इंग्लिश के शब्द होते हैं, लेकिन कंप्यूटर को ज्यादा नहीं समझ में आता, इसको सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। अगर आप इसको रमेश लिखने को भी कहते हैं तो रमेश को भी वो 0 और 1 के रूप में लिखता है। हमें दिखाता तो रमेश इस तरह से है, लेकिन वो अपने को 0 और 1 के रूप में उसको पढ़ता समझता लिखता है। तो ये जो उसकी लैंग्वेज है क्या कहलाती है, बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है। और यहाँ पर जो 9th है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर ए सही हो जाएगा, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एज वॉज इंट्रोड्यूस्ड विथ विंडो 10 एंड रिप्लेस्ड, यहां पर ब्लैंक है, एज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर। देखिए पहले जो हमारे विंडोज 10 से पहले के जो विंडोज थी, जैसे विंडोज 7 हो, XP हो, विस्टा हो, बहुत से आप लोगों ने पीछे का देखा भी नहीं होगा। तो जो पहले की विंडोज थी, जो एंड्रॉइड से पहले भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना, तो कंप्यूटर को जो चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 जब आया, इसके जो अपडेट्स आए
तो पहले जो हमारा डिफॉल्ट इंटरनेट चलाने के लिए कुछ चीजें उसमें पहले से होती है, माई कंप्यूटर पहले से होता है, रिसाइकिल बिन पहले से होता है, उसी तरह से इंटरनेट के जो सिंबल है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं इसको, वेब ब्राउजर कहते हैं। वेब ब्राउजर सहायता से हम वेबसाइट्स को खोल सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को देखना हो, कुछ भी हमें यूज करना हो कंप्यूटर में, तो हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए वेब ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स एक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, अलग अलग ब्राउजर्स हैं। तो उन्हीं में जो कंप्यूटर के साथ आता है विंडोज यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो कंप्यूटर के साथ में आता है डिफॉल्ट रूप से, पहले जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर आया करता था। क्या आता था? इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसका सिंबल इस प्रकार से था। अपडेट होता गया, पहले सिर्फ ई था, फिर थोड़ा ई से और बढ़ते बढ़ते इस प्रकार का कलर आया, और फिर जब विंडोज 10 का अपडेट आया तो ये हट गया। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डिसकंटिन्यू कर दिया, बंद कर दिया, और इसकी जगह इस वाले को ले आया। अब नए जो भी विंडोज लैपटॉप होंगे, विंडोज 10 अपडेटेड या 11, उनमें आप देखेंगे तो इस तरह का ब्राउजर आपको दिखेगा। पहले जो था कौन सा था? लिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज। अब जो चल रहा है वो कौन सा है? अब इसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। इसका क्या नाम है? इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये नया है, लेटेस्ट है। और इसने किसको रिप्लेस किया? इसने रिप्लेस किया इंटरनेट एक्सप्लोरर को, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटाकर उसकी जगह लेने वाला ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका बी है। यही पूछ रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट एज ने किसको रिप्लेस किया, मतलब किसको हटा के वहां पर अपनी जगह बनाई, तो उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटाकर अपनी जगह बनाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है। इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल। देखिए हर कंपनी का अपना, लगभग कुछ कंपनी जैसी जिससे कॉमन होता है, लेकिन कुछ कंपनी जो अपना स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से वो डिवाइस चल पाती है। जैसे अगर हमारे मोबाइल फोन है, उसके अंदर एंड्रॉइड ना हो, एंड्रॉइड क्या होता है? एंड्रॉइड मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर उसके अंदर एंड्रॉइड ना हो तो मोबाइल फोन चलेगा ही नहीं। कंप्यूटर के अंदर अगर विंडोज ना हो तो चलेगा ही नहीं, जैसे XP 7, 10 कुछ भी होना चाहिए। तो कंप्यूटर के अंदर भी अलग अलग कंपनीज जो है विंडोज बनाती हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो है वो विंडोज के नाम से है। इसी तरह से अबंतु भी है एक, ठीक है, और भी है। इसी में क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि एप्पल के जो मोबाइल फोन होते हैं उनका, उसके अंदर एंड्रॉइड नहीं होता, उसके अंदर एप्पल का अपना सॉफ्टवेयर, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको iOS कहते हैं। iOS कहते हैं। उनके एप्स भी, बहुत से ऐसे एप्स होते हैं जो एप्पल के मोबाइल में नहीं चलते हैं, जबकि हमारे रियलमी और सैमसंग और ऐसे मोबाइल्स में चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, वो एंड्रॉइड पर नहीं चलते हैं। तो यही चीज यहां पर पूछना चाह रहे हैं कि एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है। तो जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है मैक। और जो एप्पल के लैपटॉप वगैरह आते हैं, आपने नाम सुना होगा मार्केट में, उसको कहते हैं मैकबुक। ठीक है, तो ये मैक ओएस जो है ये किसका है? ये एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया, बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एप्पल के लैपटॉप वगैरह में इस्तेमाल और उनके जो सिस्टम है उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर कौन सा सही है? विंडोज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाई गई है। सफारी एक, ये तो एक ब्राउजर है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और लाइनक्स बल्कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसको जनरल सबसे ज्यादा यूज की जाती है विंडोज। तो ये हो गया आपका, फिलहाल इसका आंसर जो है क्या है? मैक ओएस है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। नेक्स्ट चलते हैं। Which among the following is the primary storage device? इनमें से प्राइमरी स्टोरेज कौन सा? देखिए जो आपके कंप्यूटर है उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो होता है। प्राइमरी में रैम और रोम आ जाते हैं। स्टोरेज मतलब जिसमें डेटा सेव किया जाता है। ठीक है, इधर आपकी हार्ड डिस्क होती है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, HDD हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क में जो भी डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, इसको सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं और ये प्राइमरी होता है। प्राइमरी में रैम और रोम आते हैं। ठीक है, रैम और रोम में कुछ प्रोग्राम होते हैं जो परमानेंटली लिखे गए होते हैं कंपनी के द्वारा, जिसको हम ना बदल सकते हैं ना एडिट कर सकते हैं। रैम क्या होती है? जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। और ये जब तक, ये तब तक मेमोरी की तरह काम करती है जब तक कंप्यूटर में लाइट रहता है, तब तक इसमें जो कुछ भी है वो सेव रहता है। और कंप्यूटर के जैसे स्विच ऑफ होगा ये मेमोरी क्या हो जाती है? इसकी जीरो हो जाती है। इसीलिए इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं रैम को, और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी में आपकी हार्ड डिस्क होगी। तो यहां पर फिलहाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है।
तो प्राइमरी स्टोरेज में आपका देखिए मैंने आपको रैम और रोम बताया था, ये है आपके रैम और रोम जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, आंसर यहां पर डी सही हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ब्लैंक है यहां पर। इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट कैन बी इजिली दैट कांट बी इजिली अल्टर्ड और रीप्रोग्राम। कह रहे हैं कि एक इस डेटा स्टोरेज करने वाली एक मेमोरी है जिसको आसानी से बदला या रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया कि रोम ऐसा होता है जिसको कहते हैं, इसका नाम भी होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या? रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसको ना तो डिलीट कर सकते हैं ना ही हम इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, ये कुछ प्रोग्राम इसमें लिखे गए होते हैं, राइट किए गए होते हैं, और ये कौन करता है? जिस कंपनी का वो लैपटॉप कंप्यूटर होता है, वो कंपनी जब उस लैपटॉप या कंप्यूटर को बना रही होती है तभी इसके अंदर एक प्रोग्राम राइट करती है जिसको वो परमानेंट कह लेते हैं, कि जिसे हम आप जो यूजर हैं इसको ना तो डिलीट कर सकते हैं ना इसके अंदर कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है? रोम होता है। और रैंडम, ये जो रैम है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी याद रखिए। ये इस कभी हो सकता है आपसे फुल फॉर्म में पूछ दे। ठीक है, ये रीड ओनली मेमोरी, और ये होती है आपकी ऐसी मेमोरी जिसको क्या किया जा सकता है, जिससे यहां पर लिखा है ना कैन नॉट लिखा है, कांट लिखा होना चाहिए ना, कांट बी इजिली अल्टर्ड या रीप्रोग्राम, मतलब इसको हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कौन सी है ये? आपकी रोम है। आंसर बी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर बी। 13 हो गया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरिटरी डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्ड पार्टी स्टोरेज युक्ति नहीं है, कह सकते हैं। ठीक है, तृतीय लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है कि हार्ड डिस्क में आप चीजें परमानेंट सेव कर सकते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव मतलब पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में भी आप फोटोज वगैरह रख सकते हैं। लाइट आएगी जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हार्ड डिस्क पे, इसमें जो सेव है वो सेव रहेगा, इसमें भी जो सेव है सेव रहेगा। मेमोरी कार्ड में भी आप जो कुछ भी सेव रखेंगे, लाइट आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी सेव रहेगा। लेकिन जो रैम है, मैंने आपको बताया था, रैम को टेम्पोररी मेमोरी भी कहते हैं, और ये तभी तक मेमोरी की तरह काम करती है जब तक इसको क्या मिल रही होती है? इसको लाइट मिल रही होती है। ठीक है, तभी तक ये रैम काम करती है, अदरवाइज ये 0 हो जाती है। उसके पहले 2 GB 4 GB रहेगी जब तक इसके अंदर, यानी ये सिर्फ कंप्यूटर को जो उसके प्रोग्राम खुले होते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप में, मोबाइल में, जब तक प्रोग्राम वो चल रहे होते हैं तब तक वो किस जगह चलते हैं? रैम के ऊपर चलते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि रैम जितनी ज्यादा स्पीड या उतने हैवी गेम वगैरह मोबाइल चला पाते हैं या लैपटॉप में उतना बड़ा प्रोग्राम चल सकता है, रैम ज्यादा होनी चाहिए, लोग बार बार कहते हैं, स्पीड सही रहेगी। तो यही चीज है। ठीक है, तो ये आपकी अलग है यहाँ पर, और या इसका जो आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। एक और नाम है इसका, इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी, कंफ्यूज नहीं होना। प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं रैम को। बाकी इसका फुल फॉर्म भी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये कोई स्टोरेज के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे इनमें क्या है, हमने फोटो वीडियो सेव करके रख दिया स्टोरेज के रूप में, यहाँ से हार्ड डिस्क निकाल के ले गए दूसरे डिवाइस में लगा दिया, वहां भी दिखाएगा। यूएसबी में भी ऐसा हम लोग करते हैं, डेटा सेव रखते हैं। मोबाइल में अपने मेमोरी कार्ड लगाया है, फोटो सेव रखे हैं, मोबाइल बदल दिए, दूसरे में लेके चले गए फोटो। लेकिन रैम में ऐसा नहीं होता है कि कुछ आप सेव कर पाओ, इसमें कुछ नहीं सेव होता है आपका। ठीक है, ये जब तक चल रही होती है तब तक आपका साथ देती है, लाइट कटा या सिस्टम बंद हुआ, ये 0 होकर काम खत्म कर देती है, अपने अंदर कोई डाटा सुरक्षित नहीं रखती है। तो यही है यहाँ पर इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है, ब्लैंक है। इज ए स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज्ड इन मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा एंड MP3 प्लेयर। इसको ये कह रहे हैं कि एक इसमें ऐसी स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस मतलब जिसके अंदर डाटा सुरक्षित रखा जा सके, फोटो हो, कोई PDF हो, कोई फाइल हो, वीडियोज हो, कुछ भी MP3 हो। तो ये कह रहे हैं कि एक मोबाइल फोन हो, कैमरा हो, MP3 प्लेयर हो, उसके अंदर हमें कुछ रखना है, जो अगर हमें गाने ही रखना है, म्यूजिक ही रखना है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड ये आपके एक स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस है। ठीक है,
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आगे के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और लगभग ये जो टॉपिक है डिजिटल स्किल या आईटी कह लीजिए, इसमें हम लोगों को 80 क्वेश्चंस करना है। कितने करने हैं? 80 क्वेश्चंस हम लोग इसमें करने वाले हैं, और इनको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आसान होता है, और लगभग आपको 25 सवाल अगर एम्प्लॉयबिलिटी में आ रहे हैं तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर यहीं से मिल जाता है। 5 क्वेश्चन मिलने का मतलब है 17 नंबर में तो आपको पास होना है एम्प्लॉयबिलिटी में, 17 नंबर में पास होना, पता चला 5 यहीं से आ गए तो 5 दूना 10 नंबर तो आपका यहीं से सेफ हो जाता है। तो ये जो 80 क्वेश्चन है इनको पढ़िए इतना अच्छे से कि इस 80 के अलावा कुछ बदल के भी आ जाए, क्योंकि मैं आपको हर टॉपिक हर ऑप्शन को समझा रहा हूं, तो मान के चलिए कि 80 की जगह कम से कम मैं आपको 200 क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूं। तो 200 क्वेश्चन तैयार करने का मतलब है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, बशर्ते मैं जो बता रहा हूं उतने ही ध्यानपूर्वक इन चीजों को आप समझते हुए चलिए। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।